अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं स्टेट क्राफ्ट और मैं हूं सैयद मुज़म्मिल शाह। नाज़रीन, हम देख रहे हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ पर अमेरिका और ईरान की कन्फ्रंटेशन के बाद दोनों ममालिक एक दूसरे को टारगेट कर रहे हैं। अभी तक के आखिरी 3 दिनों में सेंटकॉम के मुताबिक अमेरिका ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम, कोस्टल रडार साइट्स, मिसाइल्स और ड्रोन साइट्स समेत छोटी कश्तियों को टारगेट कर चुका है। ईरान भी बहरीन, कुवैत और जॉर्डन में अमेरिकी मिलिट्री साइट्स को टारगेट करने के दावे कर रहा है। और एक ऐसी जंग जो ईरान के न्यूक्लियर इशू या रजीम चेंज के हवाले से शुरू की गई थी, अब वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ के फ्यूचर पर डिपेंडेंट दिखाई दे रही है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप MOU के ख़त्म होने का ऐलान तो पहले ही कर चुके थे। अब हम ईरानी वजारत ख़ारजा के तर्जुमान से भी इसी तरह का सख्त बयान सुन चुके हैं और अब दिखाई ये दे रहा है कि ईरानी रजीम फोकस्ड है कि वो मुस्तकबिल में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ पर अपना कंट्रोल कायम रखे, जिससे इसका ख़ित्ते में भी असर व रसूख बढ़ेगा। लेकिन दूसरी जानिब अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ के फ्री शिपिंग रूट पर ईरान का कंट्रोल कामयाब हो जाता है तो ये ख़ित्ते में अमेरिकन असर व रसूख पर ज़रूर असरअंदाज होगा और इसी तरह डोनाल्ड ट्रंप के ईरान पर अटैक करने के फ़ैसले पर मज़ीद तनकीद होगी। बहरहाल हम ये देख चुके हैं कि अमरीकी हुकूमत इस जंग से निकलना चाहती है, लेकिन अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ पर अमेरिका की मुश्किलात में इजाफा हुआ तो इसके लिए जंग के सिवा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं बचेगा। इस वक्त दोहा में अमेरिका और ईरान के दरमियान एक बिलवास्ता टेक्निकल मुज़ाकरात भी हो रहे हैं, जिससे मालूम होता है कि बैकडोर डिप्लोमेसी का ऑप्शन भी ओपन है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये ऑप्शन इस क्राइसिस को ख़त्म करने में कामयाब हो सकती है। इसी पर अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। डॉक्टर जमील अहमद खान साहब मौजूद होंगे, आप साबिक सफ़ीर हैं। इसके अलावा दिफाई तजिया निगार एयर कोमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब मौजूद हैं और बैनुल अक़वामी अमूर की माहिर डॉक्टर शाजिया चीमा साहिबा ज्वाइन कर रही हैं। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। खालिद साहब, आपसे आगाज़ करूँगा। बहुत ही परेशान कुन सूरत हाल है, क्योंकि जो पहला फ़ेज़ था इस सारी जंग का, उसमें एक ग्लोबल इन्फ्लेशन की वेव भी रही। डेवलपिंग इकॉनमीज़ ने बहुत सफ़र किया, अमन व अमान तो अपनी जगह, लेकिन मैशत ने बहुत सफ़र किया, इन्फ्लेशन बहुत आई, कॉस्ट ऑफ लिविंग दुनिया भर में उसमें इजाफा सामने आता है। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि रिजम्पशंस जो हैं वो शुरू हो चुकी हैं हॉस्टिलिटीज़ की, और जिसका डर था वही हो रहा है, ये कहना गलत नहीं होगा। पहले सेंटकॉम की तरफ से कहा जाता है कि जो एयर डिफेंस सिस्टम है ईरान का, उसको टारगेट किया है, बॉम्बिंग की है। जवाब में कुवैत में, जॉर्डन में, बहरीन में ईरान ने रिटेलिएट किया। तो कल्प्रिट कौन है इस दोबारा से रिजम्पशन का जो कि हम देख रहे हैं हॉस्टिलिटीज़ में? और आपको लगता है कि अब इतना ज़्यादा डायमेट्रिकली अपोजिट पोजीशंस ले चुकी हैं दोनों पार्टीज़ कि इनके दरमियान में अब मीडिएशन भी पॉसिबल नहीं है? बहुत शुक्रिया मुज़म्मिल साहब, आपने इनवाइट किया है। मेरा ख्याल है कल्प्रिट इंडिविजुअल की बजाय आउटकम ऑफ द वॉर है। बुनियादी तौर पर कल्प्रिट आउटकम ऑफ द वॉर इसलिए मैं कह रहा हूं कि आमतौर पर इस तरह की जंगों में क्लियर कट एक साइड भारी होती है, विक्ट्री अचीव की होती है, दूसरी ऑब्वियसली डिफीटेड होती है या कॉम्प्रोमाइज होती है राइट एट द मिलिट्री ऑब्जेक्टिव लेवल पे। यहाँ पे हमने देखा मिलिट्री ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों समझते हैं कि हमने अपनी अपनी मिलिट्री स्ट्रैटेजी के मुताबिक वो कर दिया जो करना चाहिए था, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। दोनों तरफ कॉम्प्रोमाइजेस हुए हैं। ईरान ने बहुत कुछ खोया है, तकरीबन 20,000 इंस्टीट्यूशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्रीज, इवन यूनिवर्सिटीज टारगेट की गई हैं। तकरीबन 4,000 लोग शहीद हुए हैं। तकरीबन 87 उनके स्पिरिचुअल लीडर एक साल में दुनिया से चले गए, 19 न्यूक्लियर साइंटिस्ट चले गए। तो ये एक एलिमेंट जरूर लॉस है। अब मैं उसमें जब लॉसेस होते हैं तो यहाँ पे ईरानी साइड पे सिर्फ ये मिलिट्री या इकोनॉमिक या ह्यूमन लॉसेस नहीं थे, एक एलिमेंट ऑफ एंगर अटैच हो गया जंग के अंदर, गुस्सा अटैच हो गया, जो आपने सड़कों पर देखा जनाजे में। नंबर 1, अमेरिकन को ये ऑब्वियसली जोन था भी और अभी भी होना चाहिए क्योंकि वो सबसे बड़ी मिलिट्री है। जब उन्होंने सीज फायर किया है तो एक बहुत बड़ा एलिमेंट है नेतन्याहू का। उसके लिए ये सीज फायर जो है वो एग्जिस्टेशनल नहीं है, सुइसाइडल है। उसके लिए उसको ये पता है कि अगर यहाँ पे अमन होता है तो उसका सर्वाइवल मुश्किल होता है, अक्टूबर में इलेक्शन कराने पड़ेंगे, अगर वो हार जाता है तो फिर मुकदमे खुल जाएंगे, तो चेन है नेवर एंडिंग। तो आई थिंक एक न्यू नॉर्मल दुनिया देखने जा रही है। मेरा मानना यह है कि इस वक्त क्योंकि दोनों तरफ से मिलिट्री ऑब्जेक्टिव भी क्लियर नहीं है, लेकिन ईरान को बड़ा माइंडफुल होना पड़ेगा कि एक तरफ वो अपनी फर्मनेस जरूर दिखाए अपने मुज़ाकरात के लिए, लेकिन जो उसने गुडविल लूज की थी इन अरब ममालिक की जिनकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं, देखिए वो ट्रस्ट डेफिसिट रातों रात डेवलप नहीं होगा। ईरान खुद कंपेल कर रहा है, एक तरफ वो चाहता है कि ये मिलिट्री अड्डे खाली करे अमेरिका या ये अरब मुल्क खाली करवाएं, दूसरी तरफ उनको इतना कॉर्नर जब करेगा ईरान तो उनके पास तो कोई चॉइस नहीं रहेगी। रातों रात तो उनकी मिलिट्री इतनी डेवलप नहीं होगी कि वो दोबारा सस्टेन कर सकें। अगर उनको ये पता होगा कि ईरान बुली करेगा तो ईरान खुद ही पुश करेगा उनको अमेरिकन दायरे के अंदर।
एक आखिरी बात मैं अर्ज करता चलूं, देखिए बुनियादी तौर पर ईरान के पास अब मुज़ाकरात के दौरान हम देख रहे हैं उस तरह खोने को कुछ नहीं है। 2015 में दिसंबर में ये मुआहदा हुआ था, लास्ट JCP हुए, आखिरी बात मैं करूं, और मुआहदे से पहले 25 महीने पहले नवंबर 2013 में ये इंटरिम एग्रीमेंट साइन हुआ था। दैट मीन्स 25 महीने लगे थे बातचीत होते होते, लेकिन उस वक्त ईरान के पास खोने को बहुत कुछ था। उसके पास 40 टन का 8 टन का न्यूक्लियर रिच मटेरियल था। उसके पास, वो जंग नहीं चाहता था उस वक्त, उसके स्पिरिचुअल लीडर्स इंटैक्ट थे। अब वो लीडर्स भी चले गए, 8 टन न्यूक्लियर रिच मटेरियल भी उसने दे दिया खुद कैस्पियन सी के रशिया को। फिर भी लेकिन खालिद साहब, इक्वेशन में $300 बिलियन और इसके अलावा सैंक्शंस लिफ्ट कर लेना, ये सब भी तो काफ़ी कुछ है। ये ईरान को कंपेल नहीं करेगा कि एक अच्छी डील थी और कुछ कॉम्प्रोमाइज़ किए जाएं? बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन मसला सिर्फ एक नुक्ते पे आकर रुक जाता है, ट्रस्ट पे। ठीक, उस वक्त भी मैंने आपसे कहा कि 25 महीने लगे इंटरिम से फाइनल एग्रीमेंट तक, और 36 महीने लगे अमेरिका को उसको रद्दी की टोकरी में फेंकने पर। यानी 3 साल बाद प्रेसिडेंट ट्रंप आए, उन्होंने फेंक दिया। तो अब वो ट्रस्ट डेफिसिट कमा ऑन दी ऑन लुक। बिल्कुल आई एग्री विद यू कि ईरान को बिगर पैकेज देखना चाहिए, बेनिफिट्स देखने चाहिए। उनके लोगों ने बहुत सफर कर लिया है, ह्यूमन बर्नआउट होता है, इंसानों की एक लिमिटेशन होती है जो आई एम श्योर ईरानियों की होगी। इतने साल पहले भी लड़े और अब भी ऑलमोस्ट इतने महीनों से लड़ रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि ईरान को इन बिटवीन थिन लाइन पे चलना पड़ेगा। एक्सट्रीम हार्ड पॉइंट लेने से एरिया के मसले हल नहीं होंगे। बिल्कुल, हॉकिश पोजीशन लेंगे तो दे हैव मोर टू लूज, आप कह रहे हैं। इस पे शाजिया साहिबा, जो मौक़िफ़ है ईरान का, वो ये कहते हैं कि गैर मंजूर शुदा रास्ते से एक शिप गुजर रहा था, हमने उसको टारगेट किया क्योंकि ये हमारा राइट था। और सेंटकॉम ये कहता है कि जो उनके ट्रेडिंग वेसल्स थे उनको इन्होंने अनप्रोवोक टारगेट शुरू कर दिया, उसके बाद में हमें जवाब देना पड़ा। तो ये दोबारा से ये जो सारा हम देख रहे हैं हॉस्टिलिटीज़ का एक दूसरा फेज़ शुरू हुआ है। अब तो ईरान की तरफ से ये सिग्निफाई करना तो नहीं कहना चाहिए, क्लैरिटी के साथ कह दिया गया है कि सारी नेगोशिएशन जो पिछले 2 महीने में हुई, अमेरिका ने वो वेस्ट कर दी है, हम इससे आगे बढ़ गए हैं। यही बात डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं। तो फिर भूल जाएं उस सारी डेवलपमेंट को, या आपको लगता है कि वो अभी हॉल्ट पे है, मुकम्मल तौर पे वो इरेज नहीं हुई? देखिए, जो MOU है और जो था, वो मुझे हमेशा से एक स्ट्रेटेजिक पॉज ही लगता था। मैंने उसको इससे ज़्यादा अहमियत कभी भी नहीं दी, क्योंकि जितनी उजलत में उसके अंदर तमाम 14 पॉइंट्स जो ईरान की तरफ टिल्ट करते हुए और अमेरिका ने उस पर साइन कर दिया, और JD वैंस ने कह भी दिया, पब्लिकली कह दिया है कि हमारा उस MOU पे साइन करने का मकसद था कि हमें थोड़ा सा टाइम चाहिए था, और उस टाइम के लिए हम जो हैं वो अपने स्ट्रेटेजिक रिजर्व जो हैं उनका लेवल जो है वो ठीक करना चाहते थे। लेकिन ये भी जो है वो कोता अंदेशी है। इतने से टाइम में भी जितना ये स्ट्रेटेजिक रिजर्व ऑयल का यूज कर चुके हुए थे वो नहीं होने थे। 3, 4 या 5 जो हैं वो ऑयल के जो हैं यहाँ से वेसल्स स्नीक आउट कराने से वो भी नहीं होने थे। लेकिन बहरहाल बात ये तय हुई कि अमेरिका को अगर कहा जाता है कि ये एग्रीमेंट इनकेपेबल हैं, तो बहरहाल उन्होंने फिर ये साबित किया कि वो एग्रीमेंट इनकेपेबल है। अब मसला ये है कि वो तो एग्रीमेंट उन्होंने तो किया ही नहीं, उन्होंने स्ट्रेटेजिक पॉज लिया। वो दोबारा से हर चीज़ की रिजम्पशन चाहते थे, उनके ऑब्जेक्टिव भी अचीव नहीं हुए हुए थे। वो यहाँ पे ईरान पे सैंक्शंस हटाने, स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज उसके हवाले करने, और साथ में ये कि उसके $24 बिलियन उसे वापस देने के लिए तो बिल्कुल उस पर ये जंग मुसल्लत नहीं करने आए थे। उनका तो जंग के ऑब्जेक्टिव बिल्कुल एक्सप्लिसिट और थे, इम्प्लिसिट और थे। तो अब हमारी तवक्को ये है कि तमाम तर हमदर्दियां और तमाम तर हमारा डिप्लोमेटिक जो है वो वेट ईरान की तरफ होते हुए हम सैनिटी की उम्मीद जो है वो ईरान से ही कर रहे हैं। इसकी वजह यह है कि हमारी पोजीशन एज अ मीडिएटर बहुत ऑकवर्ड हो गई है। ये सारा डिप्लोमेटिक जो इन्वेस्टमेंट है वो हमारी है। आज़रबाईजान से हमारे रिश्ते अच्छे हैं, तुर्की से हमारे हैं, गल्फ के कंट्रीज से हमारे हैं, और भागे भागे भी हम ही फिर रहे हैं। हर जगह पे हम ही ये कहते फिर रहे हैं कि ये रीजन जो है एक ऐसा फ्रेमवर्क बनाने में कामयाब हो जाएगा कि हमारे रीजनल प्रॉब्लम्स के लिए हमें बाहर से कोई थानेदार बुलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर ईरान का यही रवैया रहा और एस्केलेशन लैडर पे इन्होंने इसी तरह पैर रखा जिस तरह से अमेरिका उनसे रखवाना चाहेगा, और एक्सपेक्टेड उनका बिहेवियर रहा हर एक स्ट्राइक के बाद, तो ये चीज फिर आगे जो है वो खास तौर पे इस रीजन का कोई होलिस्टिक सिक्योरिटी अरेंजमेंट तो सोचने की भी जरूरत नहीं है, वो हो ही नहीं सकता है। गल्फ के कंट्रीज जो हैं वो कभी भी उनका कोई हंकी डोरी जो है वो ईरान के साथ नहीं रहा। वो तो
फंक्शनल रिलेशन बनाने पर भी खुद को पुश कर रहे हैं। उनकी जो हिस्टोरिकल उनकी एनिमोसिटी और राइवलरी है वो दिनों में थोड़ी खत्म हो जाएगी। वो खुद को पुश कर रहे हैं और खुद को पुश करने के लिए बजाय इसके कि ईरान फिर उनको सपोर्ट करे उसमें, बिल्कुल सही फरमा रहे थे चिश्ती साहब के ईरान को भी ये नहीं कहा जा सकता कि जी वो खामखा ऐसा कर रहे हैं, लेकिन वो खामखा नहीं, यहाँ पे किसी एक को कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि अमेरिका जो चाह रहा है कि ये नो वॉर नो पीस की सिचुएशन चलती रहे, इसको किसी तरीके से हॉल्ट किया जाए। अब अगर बात की जाए कि जी वो 3-4 जहाज गुजर रहे थे, वो ओमानी वाटर से गुजर रहे थे, छुप छुपा के गुजर रहे थे, आप उस पे ये बयान भी दे सकते थे कि ये चोरों की तरह गुजर रहे हैं, आप लेट गो कर सकते थे। और फ्लैग्स भी एक पे सऊदी अरेबिया का था, एक पे कतर का था, तो कोई जरूरत नहीं थी उन पे इतना जो है वो करने की। लेकिन उसका काउंटर आर्ग्यूमेंट ईरानी ये देते हैं कि हमारे पास और कोई लिवरेज है क्या। लेकिन उस लिवरेज के पीछे ओमान अगर बीच में शामिल नहीं होता, मेरी इंफॉर्मेशन में ओमान शामिल है ऑपरेशनलाइज करने में, लेकिन बिलफर्ज वो शामिल नहीं होता तो इंटरनेशनल जो लॉ है उसमें ईरान उसको मजबूर नहीं कर सकता, क्योंकि स्टेट ऑफ हुर्मुज उतना ही ओमान का भी है जितना ईरान का है। अब हम आके स्टक यहाँ पे हो गए हैं कि ईरान पे एक जंग मुसल्लत की गई है, उस जंग के मुसल्लत करने में चाइना और रशिया जो है वो घुटने घुटने उस जंग के अंदर शामिल हैं, चाहे ईरान माने या ना माने। ईरान की सिविलाइजेशनल हुब्रस अपनी जगह पे है, इवन जनाजा या गम की कैफियत में भी वो चुन चुन के आयात जो हैं वो पॉलिटिसाइज कर रहे हैं और वो बाज नहीं आ रहे हैं। पाकिस्तान एक ऐसे मोड़ पे खड़ा हुआ है कि वो अपनी तमाम डिप्लोमेटिक इन्वेस्टमेंट जो है वो ईरान के लिए इस्तेमाल किए चला जा रहा है, और एट द एंड ऑफ द डे आंसरेबल तो वही है जो लोगों को पुश कर रहा है, जो कंट्रीज को सॉवरन स्टेट्स को कह रहा है कि जी हम इस मसले का कोई हल ढूंढते हैं। और चाइना जिसका 2030 का विजन है, जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं, वो नॉन इंटरवेंशनिस्ट पॉलिसी से बिल्कुल मुंह के अंदर दही जमा के बैठा हुआ है, बिहाइंड द डोर्स वो जरूर हेल्प कर रहे हैं। तो इसमें अब एडल्ट इन द रूम कौन है, वो ईरानियों को ही बनना है, क्योंकि वो मशवरा किसी का लेते नहीं है, माफ वो किसी को करते नहीं है, एहसान वो किसी का भूलते नहीं है। वो एक सिविलाइजेशनल स्टेट है, उनको अपनी प्राइड बहुत अजीज है। वो ओपनली ये कहने के लिए तैयार नहीं है कि उनके पास जो है पाकिस्तान की तरफ से इंटेलिजेंस सपोर्ट है, या पाकिस्तान ने इंटेलिजेंस का पूरा एक हब उनको वहां पे एस्टेब्लिश करके दिया, तब जाके वहां पे असैसिनेशन पे थोड़ा सा जो है वो रोक लगा। वो ये पब्लिकली नहीं मान रहे हैं कि वो बेदू टेक्नोलॉजी चाइना की यूज कर रहे हैं, या तो ठीक है उनकी मर्जी है। हमारे प्यारे हैं, हमारे साथ हैं, मगर उनको ही बड़ेपन का सबूत देना है। अगर हर दफा इनको पोक किया जाएगा और ये बदले में उस गल्फ के ऊपर दोबारा से अटैक करना शुरू कर देंगे, तो जो पहली दफा लोगों का रिएक्शन था कि इनका अटैक जायज समझा जा रहा था, अब वो जायज नहीं लग रहा है, क्योंकि गल्फ के कंट्रीज जो हैं उनके एग्रीमेंट्स हैं उन बेसिस के अगेंस्ट, और रातों रात उन एग्रीमेंट्स को बिल्कुल नलिफाई नहीं कर सकते, उनको आर्बिट्रेरी कोर्ट में धकेल दिया जाएगा कि जी आपने इतने सालों का 20-30 साल का जो है। बिल्कुल, और इस वजह से हम देख रहे हैं, जो आपने बिल्कुल ठीक पॉइंट आउट किया, कि पहले की तरह अब ये रिएक्शन नहीं आ सकता कि गल्फ़ के ऊपर जो अटैक्स हैं वो बहुत ही सॉफ्टली या पैसिवली उसको रिसीव किया जाए। हो सकता है कि गल्फ़ का रिएक्शन भी बदल जाए इस पे। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। पैनल हमारे साथ मौजूद है, डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। जमील साहब, ये जो बात शाजिया साहिबा ने की है ईरान को लेके, अब इसमें एक थ्योराइज करने का तरीका ये भी कुछ लोगों का होता है कि दरअसल ईरान में जो अपने दो फैक्शंस बन चुके हैं, वहाँ जो हार्ड लाइनर्स हैं वो चाहते नहीं है कि नेगोशिएशन आगे बढ़े, इसीलिए ये जिस शिप को टारगेट करने की बात हो रही थी उस पर एहतजाज नहीं हुआ, उस पर हमला हो गया। तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं एक हॉस्टेज सिचुएशन ईरान के अंदर भी है कि दो मुख्तलिफ नज़रियात हैं, एक्सट्रीम्स हैं, और जो हॉकिश नज़रिया है उसकी वजह से ईरान जो है वो पैसिव पोजीशन नहीं ले सकता इस जंग में? या ये कुछ अंसर तो है, लेकिन ये मुकम्मल तौर पर मैं समझता हूँ कि इसको ईरान के साथ एट्रीब्यूट करना, ये जंगों में, ये हम चिश्ती साहब ज़्यादा बेहतर तरीके से समझा देंगे आपको। जंगों में ये जो डिसेंट्रलाइज कमांड होती है ऐसी सूरत हाल में, वो कभी क्या अक्सर अपने फैसला कर रहे थे। ईरान ने जब मान लिया कि ये हमारे सिस्टम की गलती हो गई है और उसमें ये फायर हमें नहीं करना चाहिए था, तो मैं समझता हूँ कि काफी हद तक बात समझ में आ जाती है। अब रहा सवाल के इन 3 फ्लैगशिप्स का, चले इंटरनेशनल कानून की बात कर लेते हैं। ये तीनों फ्लैगशिप ये अमेरिका के तो नहीं थे ना। अमेरिका किस इंटरनेशनल कानून के तहत
वो चौधरी बन के आ गया है कि जहाज किसी और का और अमेरिका फ्लैगशिप किसी और का, जिसको कि इंटरनेशनल कानून में उन ममालिक को इजाजत है कि वो एक दिए हुए तरीके के मुताबिक ईरान के खिलाफ एक्शन लें। तो ये तो अमेरिका ने एक्शन ले लिया, तो क्या ये इंटरनेशनल कानून के आर्टिकल यानी कि यूनाइटेड नेशंस चार्टर के आर्टिकल 2 सब आर्टिकल 4 की खिलाफ वर्जी नहीं है? तो अगर है तो फिर ठीक है, उसके पास बहाना ये है कि ये पैराग्राफ नंबर 4 MOU का है, उसकी खिलाफ वर्जी है। और अगर उसकी इंटरप्रिटेशन पूरी जो कि जॉइंट स्टेटमेंट में दी थी कतर ने और पाकिस्तान ने स्विट्जरलैंड में, अगर उस हिसाब से वो फ्रेमवर्क कर दिया जाता इन प्लेस तो ये नौबत नहीं आती। और वो क्या फ्रेमवर्क था? उस फ्रेमवर्क में यही था ना कि हाई लेवल कमेटी बनाई जाएगी, नहीं बनी। उसमें यह था कि एक कम्युनिकेशन लाइन एस्टैब्लिश की जाएगी, नहीं बनी। उसमें एक यही था कि एक डी कन्फ्लिक्शन सेल को कायम किया जाएगा, नहीं बना। जो MOU के बजाते खुद पॉइंट नंबर 12 है, वो उसमें उसके मुताबिक एक मैकेनिज्म बनाना था मॉनिटरिंग का, नहीं बना। तो जब तक वो चीजें इन प्लेस नहीं होंगी, ये हचकोले आइंदा भी आते रहेंगे। ये कोई नई बात नहीं। और पर वाज़ेह रहे कि हम बार बार इस चीज का यादा करते रहते हैं कि इसमें एक तीसरा फरीक भी है, वो कोई ना कोई लूप होल देख के पहली दफा तो कुफ्र टूटा खुदा करके कि डोनाल्ड ट्रंप पर इतना प्रेशर पड़ा, यानी कि अमेरिकन सदर पे इतना प्रेशर पड़ा बॉटम्स अप, यानी अपनी अवाम का, महंगाई का और बहुत सारी बातों का, कि लोगों कहने लगे कि इज इट इजराइल फर्स्ट और अमेरिका फर्स्ट। पहली दफा ये बातें जो है एक बॉटम अप प्रेशर के तहत जब बढ़ना शुरू हुई तो कम से कम कुछ बातें नेतन्याहू की नहीं मानी गई। कुछ जहाज वापस बनाने शुरू कर दिए इजराइल से, पहली दफा ऐसा हो रहा था। लेकिन ये मैं इसका कंक्लूजन यूं ड्रा करूंगा कि इन तमाम चीजों के बावजूद ये एस्केलेशन लेडर पे जो जा रहा है, ये लफ्जिश जो ईरान से भी हुई है, इन तमाम के बावजूद दोनों फरीक ने अपने अपने हरबे अख्तियार कर लिए। दोनों फरीकों को पता है कि वो ज्यादा अरसे तक जंग में नहीं कूद सकते हैं, क्योंकि अमेरिका को पता है, अमेरिका ने दो उसके पास सबसे बड़े तरीकाकार था। नंबर 1 तरीका ये था इकोनॉमिक स्ट्रैंगुलेशन, अमेरिका ने करके देख लिया। दूसरा तरीका ये था कि चढ़ाई कर दे ईरान पर, अमेरिका ने करके देख लिया इजराइल के साथ, इजराइल ने अमेरिका के साथ मिलकर और अमेरिका ने इजराइल के साथ, दो भी करके देख लिया। ईरान अपनी जगह पे उसी तरीके से अपने पैरों पे खड़ा है, उसी तरीके से मुजाहमत कर रहा है। जहां तक सवाल है खलीजी ममालिक का, खलीजी ममालिक बिल्कुल ये शुरू से, मैं तो वहां खुद सफीर रहा हूं और मुझे इल्म है कि क्या क्या इनकी चपखलिश है और क्या क्या कदूरतें हैं। उसकी बहुत सारी वजूहात हैं, तारीखी वजूहात हैं, वो अपनी जगह पर। हालात ने कोई ऐसे डायनामिक्स ने कि तगय्युरात ऐसे पैदा हो गए हैं कि वो ममालिक भी अब सोचने लगे हैं कि क्या वो उन्हीं पत्तों पर तकिया करते रहें जो पत्ते हवा देने लगे। नहीं जमील साहब, इसके अलावा ऑप्शन क्या है? इसके अलावा ऑप्शन क्या है गल्फ के पास? अगर ईरान दोबारा से उन्हीं को टारगेट कर रहा है तो उसके मजीद करीब तो नहीं जा सकते वो? नहीं, ईरान मजीद करीब तो नहीं जाएंगे, दूरी होगी, वो अपनी जगह पर है। लेकिन दूसरा इनके पास रास्ता क्या है कि जिस ताकत पर भरोसा उन्होंने किया, जो प्रोटेक्ट नहीं कर सका, उस पर दोबारा भरोसा किया जाए। फिर दूसरी बात है कि दुनिया भी तो देख रही है ना, एक अगर इंटरनेशनल कानून अब भी कायम है, चाहे कितना माना जा रहा है कितना नहीं माना जा रहा है, अगर मैं अपने घर में किसी को बसा लूं और वो मेरा घर में बसने वाला आदमी मेरे पड़ोसी पर हमला कर दे तो मुझे नहीं पकड़ेंगे आके बीच में। और अगर आप इसको इंटरनेशनल कानून के तनाजुर में आप बात कर लें, देखिए वो बायलैटरल डिफेंस एग्रीमेंट है, वो ये हकीकत है कि एग्रीमेंट से इतनी आसानी से कंट्री नहीं निकल सकते, उसका तरीका कार है। उसमें एक जेनेवा कन्वेंशन का आर्टिकल 26 है जिसके तहत एक नोटिस दिया जाता है, बहुत सारे उसके तरीका कार है, उसके मुताबिक निकला जाता है। और वो इतनी बड़ी हैवी कुव्वत से इस तरह जान छुड़ा लेना इतना आसान नहीं होगा। दूसरी चीज और आखिरी बात इसमें ये है कि दुनिया में इसमें कानून मौजूद है कि अगर आप अपनी टेरिटरी किसी और को देते हैं तो उसके जो इंटरनेशनल पैरामीटर्स हैं उसको फॉलो करना पड़ेगा। उस टेरिटरी से किसी थर्ड मुल्क पर हमला नहीं होगा। अगर उस किसी थर्ड मुल्क पर हमला हो रहा है तो वो थर्ड मुल्क क्या करे, उसका जवाब तो देगा। अब यहां आ जाती है कि टेरिटोरियल इंटेग्रिटी का दावा उस वक्त तक तो बिल्कुल लॉजिकल और फिलोसॉफिकल और कानूनी है जब तक कि
जैसे मैंने मिसाल दिया कि मैं अपने घर में किसी को रख लूं और पड़ोसी को मार के आ जाए वो, ठीक है, और फिर दोबारा मारने चला जाए। मतलब डिफेंस में आप ये कह रहे हैं कि ठीक है, पॉइंट आ गया आपका। इस पे खालिद साहब मैं चाह रहा हूँ 2 पॉइंट्स जो हैं उसको आप एड्रेस कर दें। पहला तो डोनाल्ड ट्रंप ने जो कहा कि जो न्यूक्लियर प्रोग्राम की कमिटमेंट थी उससे ईरान ने विड्रॉ कर लिया है, और जो वजारत ख़ारजा के तर्जुमान है इस्माइल बकाई, उन्होंने भी यही कहा कि अगर एक फ़रीक कोई ज़िम्मेदारी पूरी नहीं करता तो हम भी कोई ज़िम्मेदारी पूरी नहीं करेंगे। तो क्या इसका इम्प्लाइड मीनिंग ये है कि जो न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड कायम हुआ था या उसकी बात होनी थी उससे भी ईरान विड्रॉ कर गया, नंबर 1। और नंबर 2 ये जो शाजिद साहिबा ने बात की कि चाइना और रशिया की जो इंटेलिजेंस लेवल पे इंक्लूजन है इस जंग में, ये बात कितनी ठीक है? जिस तरह हम देखते हैं जॉर्डन की जो प्रिंस हसन एयरबेस है, इसके अलावा बहरीन में हमने देखा कि शेख ईसा एयरबेस पर प्रेसिजन स्ट्राइक्स होती हैं। तो क्या ये ईरान टेक्नोलॉजिकली कर सकता है बग़ैर किसी इंटेलिजेंस सपोर्ट के? दे नेवर मिस अ टारगेट। आपको लगता है कि देयर इज़ मोर टू दिस वॉर दैन ईरान? देखिए, पहली बात तो ये है कि जो जिस तरफ हम एस्केलेशन को ले जा रहे हैं, जैसे मैंने कहा, आपने कहा न्यूक्लियर से शुरू करते हैं, जो पहला पोर्शन था, दोनों साइडें एक एक पॉइंट को लेके लीवरेज हासिल कर रही हैं। जैसे मैंने पहले भी अर्ज किया था कि ये बुनियादी तौर पर अब ऑप्टिक्स की ज्यादा जंग हो गई है। एक लफ्ज जो 5वें नुक्ते पर या 5वें पैराग्राफ में ये लिखा हुआ है, ईरान विल मैनेज द शिपमेंट थ्रू स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। अब मैनेज का लफ्ज बड़ा वेग है। मैनेज का मतलब ये है कि जो मैनेज करेगा उसकी जिम्मेदारी है। ईरान ने उसको इंटरप्रेट इस तरह किया कि मैं अपनी मर्जी से फिर गुजरूंगा, ओमान की तरफ से नहीं गुजारने दूंगा। मैनेज का अमेरिका का मतलब ये था कि इट्स मोर ऑफ विजिबिलिटी एंड लेस ऑफ डिस्ट्रक्शन, या फिजिकल आप कोई प्रोहिबिटिव कॉस्ट इंपोज नहीं करेंगे। लेकिन इंटरप्रिटेशन सारी चल रही है, और मेरा मानना भी यही है कि जंग में इंटरप्रिटेशन बड़ा इसलिए मैटर कर रही है कि ईरान को, जैसे मैंने कहा, न्यू फाउंड लीवरेज भी है। ये जो 22 मिलियन के करीब लोग जो जनाजे में शहीद हुए हैं, ये बेसिकली मैनिफेस्टेशन उस गुस्से की थी। अब IRGC पर बहुत ऑब्लिगेटरी हो रहा है कि वो उस गुस्से को कन्वर्ट करे। लेकिन मेरा मानना क्वेश्चन के साथ ये है कि तमाम लीडर्स ऐसे नहीं करते, बिकॉज आपने लीडर्स की एस्पिरेशन को, शॉर्ट टर्म इमोशंस को, एंगर को मैनेज करना होता है। ये नहीं होता कि आप कन्वर्ट कर दें। अभी भी बाकिर कालिबाग खुद IRGC के हेड रहे हैं। इस वक्त जो IRGC के हेड हैं और जो सिक्योरिटी काउंसिल के एडवाइजर हैं जो इस वक्त हैं, वो दोनों इराक और ईरान की जंग के वॉर हीरोज कह लें या कमांडर्स रहे हैं। ये वो 2 लोग हैं जो इस वक्त वहां पे हैं। वो दोनों ने तकरीबन सद्दाम हुसैन ने जो जंग के पहले 2 साल में ईरानी एरिया कब्जा किया था उसको छुड़वाया था। तो अब एक एलिमेंट ऑफ मिलिटरिज्म तो है ना, जो लीडिंग फिगर्स हैं। तो आई थिंक वो कन्वर्ट कर रहे हैं, लेकिन बड़ी क्वेश्चन थिन लाइन है और बिग रिस्क अटैच विद दैट। दूसरा जो आप कह रहे हैं कि इस खित्ते के अंदर अगर वो रीजनलाइज करने की पोजीशन में है और इन एयर बेसिस पर जो उसने हमला किया है, जॉर्डन पर हमला किया है, मैं इसी के लिए क्वेश्चन करना चाह रहा था कि देखिए, एक तरफ बहुत जरूरी था इस टाइम पे, पहला राउंड हो गया, जो मिस्टर जमील भी कह रहे थे, अब हो गया, आपके पास जस्टिफिकेशन थी कि आपने प्रोहिबिटिव कॉस्ट इंपोज कर दी। लेकिन इस वक्त ईरान क्या कर रहा है कि इस हद तक प्रेशराइज अगर वो करेगा तो फिर तो इन मुल्कों के पास चॉइस को नहीं छोड़ेगा। उनके लोगों का पहले ही प्रेशर है, उनकी हुकूमतों के ऊपर, जाहिर है वहां पे उस तरह खबरें नहीं आती जिस तरह मीडिया की इंटरनेशनल आती हैं, लेकिन एक ऑब्लिगेटरी हो रहा है। प्रेसिडेंट ट्रंप के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा इसको प्रेशर बर्दाश्त करना। देखिए, एक ईरान प्रोहिबिटिव कॉस्ट इंपोज करता है, प्रेसिडेंट ट्रंप को नेतन्याहू याद कराता है। क्यों याद कराता है? कि ये जो टेम्परेरी पीस है या दरमियान में एस्केलेटरी है, या चले थोड़ी देर के लिए MOU को डिस्कस कर लेते हैं, अगर रियल सेंस में इंप्लीमेंट हो जाता है तो नेतन्याहू के लिए ये सुइसाइडल है। ये बेसिकली एग्जिस्टेशनल थ्रेट है उसके लिए। वो नहीं चाहेगा कि ये अमन हो, क्योंकि उसकी अपनी अवाम को उसने ये कहा था कि मैं इजराइल को सेव करने के लिए जंग कर रहा हूँ। सेव तो नहीं हुए। अभी एक सर्वे के मुताबिक सिर्फ 11% लोग इजराइल में समझते हैं कि उन्होंने जंग जीती है। तो इस वक्त बैलेंस करना बड़ा जरूरी है। अमेरिकन प्रेसिडेंट को नेतन्याहू रिपीटेडली शायद दे रहे हैं कि आप तो इनविंसिबल होते थे, आप तो इनवनरेबल होते थे, तो आप एक दफा और हमला करें। आखिरी बात इसके ऊपर यह है मुजम्मिल साहब, अभी भी इस एरिया में जो प्रेसिडेंट ट्रंप की फेवर में जाता है, जो शायद देने के लिए फैसिलिटेट करती है बात, अभी भी इस एरिया में 50,000 ट्रूप्स अमेरिका के मौजूद हैं। 50,000 ट्रूप्स अगर ग्लोबल फिगर के बाद से कंपेयर करें तो इस वक्त दुनिया में 192 ममालिक है। तकरीबन 140 ममालिक की जो फौज है, जो पर्सनल है, 140 ममालिक के या 50,000 है या उससे कम है। इसका मतलब है कि इंडिविजुअली इक्वलेंट टू 140 कंट्रीज के इक्वल इंडिविजुअली इस वक्त भी ट्रूप्स मौजूद है। तो ये बहुत बड़ा प्रेशर प्रेसिडेंट ट्रंप पर भी है। तो आई थिंक ईरान को बहुत ही कॉशियस और बड़ी चैलेंजिंग लाइन से गुजरना पड़ेगा। एक तरफ वो प्रोहिबिटिव कॉस्ट इंपोज करना चाहता है या करे, लेकिन दूसरी तरफ अगर वो इंस्टिगेट करके सारा ही स्पॉइल कर देगा तो फिर
अब सिंपैथी ईरान की तरफ उस तरह नहीं रहेगी। एग्जैक्टली ये बहुत ही थिन लाइन है जिसमें ऑपरेट करना है ईरान को, और स्टेक्स भी इसीलिए हाई हैं क्योंकि अगर वो इफ़ दे ओवर प्ले देयर हैंड तो दे माइट एंड अप लूजिंग मोर। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। शाजिया साहिबा, ये एक जो टैक्टिक था अमेरिका की तरफ से वो ये था कि उन्होंने फिल फॉसेट्स थे वो अनफ्रीज़ नहीं किए उस तरह से। दूसरा जो सैंक्शंस हटाने की बात की गई उसमें भी उन्होंने बाद में थ्रेशोल्ड उसका कम कर दिया। ये एक वजह है जिसने ईरान को इतना एंगर किया है, फ्रस्ट्रेट किया है, या आपको लगता है कि अब जो लीडरशिप है ईरान के अंदर, जिस तरह जो उनके सुप्रीम लीडर हैं उनका बयान कोट किया जा रहा है कि वो ये कहते हैं कि जो तमाम शोधाएँ उनका खून का बदला हम लेकर रहेंगे, इससे कम पर कुछ भी नहीं होने वाला, तो आपको लगता है कि ये एक नई ट्रेजेक्टरी भी जो इस लीडरशिप ने डिफ़ाइन की है उसमें वॉर या फिर जो अग्रेशन है इट्स अ मीन्स टू अचीव अ फॉरेन पॉलिसी गोल? हो सकता है उनका ये ख्याल हो कि वो फॉरेन पॉलिसी उनके जो गोल हैं वो हैं क्या, और फिर उनको अचीव करने के लिए शायद वो ये रेटोरिक उनका काम आए। लेकिन वो पिछले तकरीबन 79 से कितनी दहाइयाँ बनती हैं, मेरी उम्र जितनी बन जाती हैं, कि वो डेथ टू अमेरिका एनचांट कर रहे हैं। कौन सा गोल उन्होंने अचीव कर लिया है? और हम पे जो हैं वो तंज करने वाले, क्रिटिसाइज करने वाले हम पे मजाक भी उड़ाते हैं, जी आप फलां को नोबेल इनाम दे रहे हैं, फलां को ये दे रहे हैं। जो पॉलिटिक रियल है वो बहुत, उसके अंदर ना कोई एम्पैथी है, और बाज़ औक़ात थोड़ा सा आपको आपका कॉन्शियस भी है, उसको थोड़ा सा कंप्रोमाइज करना पड़ता है। गंदी चीज है, कोई ऐसी बहुत ही कोई आइडियल चीज नहीं है। तो फायदा आपको तभी देता है जब आप ट्रांजैक्शनल एटलीस्ट फंक्शनल रिलेशन बनाते रहें। और अगर कोई डिरेंज्ड डिलूजनल आदमी इस चीज से खुश होता है कि जी मुझे नोबेल इनाम दे दिया जाए, तो उसको कह देने में कोई फर्क नहीं होता अगर उस पर आपकी बचत हो रही हो। मेरी जाती राय है। और पाकिस्तान जो है वो तो इसकी एक टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल भी है इस इतने टर्बुलेंट वाटर्स में नेविगेट करने की। अब ईरान जो है उसने, मुझे मेरी ये रीडिंग ये है, खासतौर पे फारसी मीडिया जो है वो उसको देखने के बाद, फॉलो करने के बाद, कि वो ये समझे हैं कि शायद उनके पास एक अल्टीमेट विक्ट्री उनको हासिल हो गई है। और साथ में जो कोर्ट ऑफ जो पब्लिक ओपिनियन है वो तो इवन वेस्टर्न भी उनके साथ है। उनको ये अंदाजा नहीं है कि जिन लोगों का उनके साथ मुकाबला है उनकी जिंदगियां हैं। आई मीन ये मोर्फ हुई हुई है ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन जो है, या उससे भी पुराने कॉलोनाइजर जो वेस्टर्न है, ये सारी उनकी एक मोफ्त सी शक्ल है। इनके पास साल हर साल का तजर्बा है कलर रेवोल्यूशन करने का, और आराम से ठंड में बैठकर ये तय करते रहने का कि अब इन्होंने जड़ें कैसे काटनी है। तो इतनी उजलत में इस बात का इजहार मत करें कि जी हम जीत भी गए हैं, हमारी टर्म्स भी रखी जाएंगी और अब हम इंतकाम भी लेंगे। इंतकाम या तो आप डिफाइन करें, आप इंतकाम किसको कह रहे हैं? उनके एक एकेडमिया के बंदे हैं, उनसे पूछा गया इसी सवाल के बारे में कि जी इंतकाम क्या, खून की नदियां बहाने की बात हो रही है? तो उन्होंने कहा नहीं, हमारा इंतकाम होगा, लेबनान में पीस हो जाए, हमारा इंतकाम होगा, फलस्तीन जो है वो 1967 के बॉर्डर्स पे बन जाए तो ठीक है। अगर ये इंतकाम है, इतनी एम्बिगुअस सी सिचुएशन है, उसमें आपके लीडर कह रहे हैं हम इंतकाम लेंगे, तो उसमें आपको ये तो फिर समझ लेना चाहिए कि यहाँ पे जंग रुकने का नाम नहीं ले रही है। फिर तो शायद साहब सॉरी टू कट यू, लेकिन जो आपने पहले कहा कि रैशनैलिटी की और एक एडल्ट इन द रूम बनने की उम्मीद ईरान से रखनी चाहिए। ऑन दी अदर हैंड आप ये भी कह रही हैं कि उन्होंने ये अब अपने माइंड में इंटरनलाइज कर लिया है कि हम जो हैं वो विक्टर हैं, अनटचेबल हैं इस जंग के अंदर, अमेरिका कुछ नहीं कर सकता हमारा। तो अगर उस स्टेट के ऊपर वो पहुंच चुके हैं जियो स्ट्रेटेजिकली, तो फिर उन्हें कंपेल कौन करेगा प्रैग्मेटिक होने के लिए अगर वो इसकी ज़रूरत तक महसूस नहीं कर रहे? उनके अंदर ही लोग मौजूद हैं, बहुत सीजन्ड लोग मौजूद हैं, वही करेंगे। और ये जो बयानात हैं ये खास किस्म की पब्लिक को जो है वो केटर करने के लिए दिए जा रहे हैं, जिनको सिमर डाउन करने की जरूरत है, जिनको ये समझाने की जरूरत है कि ये जो MOU था इसके अंदर अमेरिका ने कभी भी आप पर सैंक्शंस नहीं हटानी थी, ना ही वो ट्रंप जो बराक ओबामा का मजाक उड़ाते नहीं थकते कि इसने इतने डॉलर दे दिए, उनसे पैसे मिलने थे। इसके लिए भी एलाइज और पार्टनर्स जो हैं उनकी दौड़ें लगी हुई थी, एक थर्ड मैकेनिज्म जो है, थर्ड पार्टीज को इन्वॉल्व करके आपके पैसे दिलवाने को। आपको पैसे मिलना भी शुरू हो चुके हुए थे। सैंक्शंस के लिए 7 से ज्यादा कॉरिडोर हमने खोल दिए हैं। सही। अगर आप देखें तो
जो उसका चाइनीज सिप सिस्टम है उससे आपकी ट्रांजैक्शंस भी हो रही हैं, तो आपको डाइवर्सिफाई चीजों को उसी तरीके से पॉइंट आ करना गया, था। ऐसा नहीं बिल्कुल होने वाला था कि आप जो ठीक। है इस लड़ाई को जारी भी रखते रहें और इंतकाम की धमकियां भी देते रहें और उनको एग्जैक्टली जो चाहते हैं कि आप ये करें। ठीक है, तो पेशेंस जो है वो अप होल्ड होना चाहिए था इसमें, देन उसमें शायद फिर ये पॉसिबिलिटी होती कि देयर वाज मोर फॉर ईरान टू टेक अवे। जमील साहब, ऑन द फाइनल नोट, मैं चाह रहा हूँ कि ये जो दोहा के अंदर बेशक बॉम्बिंग्स हो गई और एयर बेसिस को अटैक कर दिया, अमेरिका ने भी अटैक्स किए, लेकिन अब भी टेक्निकल मुज़ाकरात जो हैं वो अमेरिका और ईरान के दरमियान कहा जा रहा है कि दोहा के अंदर प्रोसीड कर सकते हैं, बैकडोर चैनल अब भी बहाल है। एक्सपेक्टेशन है आपको कि अब फुल स्केल वॉर की तरफ चीज़ें नहीं जाएंगी और ये सब कुछ जो हुआ पिछले 2-3 दिनों में वो लेवरेज बढ़ाने के लिए था ताकि नेगोशिएशन पे दोबारा से अमेरिका को या ईरान को अपनी टर्म्स पे कंपेल कर लिया जाए, या आपको लगता है कि अब जो जंग है वो फोरग्राउंड में है और मुज़ाकरात बैकग्राउंड में है? जी हाँ, ये ज़मीनी हक़ाइक़ और जो दुनिया के इस वक्त हक़ाइक़ है वो तो यही कहते हैं, और ख़ास तौर पर अमेरिका और ईरान के अपने ये ब्लॉकेट अगर ईरान पे कायम रहता तो ईरान ज़्यादा से ज़्यादा जो तखमीना था एक्सपर्ट्स का कि वो 90 दिन से ज़्यादा नहीं खींच सकता था, उसमें अपने अंदर ही इम्प्लोजन शुरू हो जाती। वो जो क्रैक्स हमने देखे थे दिसंबर और जनवरी में, वो क्रैक्स ज्यादा खुल के सामने आ जाते, और वहां कोई हालात, ये सही बात है कि वहां ईरान में कोई हालात अच्छे नहीं है। ईरान में ये एक जज्बात ने बहुत ज्यादा गालिब आ गया है पूरी कौम पर, और जिसके असबाब है जाहिर है उनका एक सुप्रीम लीडर और बाकी जो उनके साथ ज्यादतियां हुई हैं, जितनी वहां अमेरिका ने उनकी पहली तह और दूसरी तह और तीसरे लेवल के तमाम लीडर्स को फना कर दिया है वो अपनी। लेकिन कौमें जब एक साथ जब अपने जियो स्ट्रेटेजिक मामलात को सुधारने की कोशिश करती हैं तो उसमें जज्बात थोड़ा सा एक साइड पे रखना पड़ता है। ये सुप्रीम लीडर का बयान जो है ये यकीनन ये जो पासदारान के जज्बात और बाकी इस तरह बढ़ा देगा, और पहले ही उन्होंने डिसेंट्रलाइज कर दिया है अपने कमांड को, बहुत सारे फैसले खुद कर सकते हैं वो मुकामी कमांडर्स, और उसकी वजह थी क्योंकि जो बम्बार्डमेंट वगैरह हो रही थी, लेकिन अब उनको बहुत जरूरी है कि वो सेंट्रलाइज कर लें। और ये भी हकीकत है कि वहाँ जो 3 टियर सिस्टम गवर्नमेंट है जिसमें एक रिलीजियस कंपोनेंट है जो सुप्रीम लीडर के डायरेक्ट, और फिर दूसरा पासदारान का है, और तीसरा पॉलिटिकल लीडरशिप का है, यकीनन उनकी कंसल्टेशन में और कंसल्टेंसी में जिसका हमने मुजाहरा कर लिया, देख लिया था जंग के दौरान, और उससे पहले के वहां के प्रेसिडेंट ने एक बयान दिया और फिर खामोशी आ गई। इसी तरह कोई फैसला होता था उनके फॉरेन ऑफिस से फिर खामोशी आ जाती थी, उसमें पासदारान गालिब आ जाते थे। तो यकीनन फाइन ट्यूनिंग की ईरान में भी जरूरत है इस वक्त, हालात वक्त। लेकिन अगर ये मामला बिगड़ गया तो बहुत ज्यादा बिगड़ जाएगा, क्योंकि मेरे पास जो डेमोग्राफी है पूरे खित्ते की, उसमें ये मामला बिगड़ा तो बात बहुत दूर तक चली जाएगी। टाइम गालिबन आपके पास खत्म हो रहा है, वरना इस पर मैं मजीद आपको कुछ थोड़ी सी हक़ाइक़ सामने पेश कर देता हूं। ठीक है, बिल्कुल, ये एक स्पाइरल जो है डाउनवर्ड्स ये बहुत ज़्यादा एस्केलेट कर सकता है जिस तरह आपने कहा है, और अगर सैनिटी प्रिवेल करती है तभी हम देखेंगे कि दोबारा से मुज़ाकरात की टेबल पे दोनों फरीकैन वापस आएँ। बहुत शुक्रिया, वक्त ख़त्म हो चुका है। जमील अहमद खान साहब, चिश्ती साहब और शाजिया चीमा साहिबा मौजूद थे। ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। नाज़रीन, प्रोग्राम आपने मुलाहिज़ा किया, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।